नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं इस वैज्ञानिक युग में। इस वैज्ञानिक युग में जो आदिकाल से हम लोगों को पानी रोकने की जो परंपरा रही है, उसी तरीके से आपने देखा होगा कि अभी जो चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद जो बाढ़ आई, वहाँ नए नए जो बांध बन रहे थे। मैं तो सौभाग्य मानता हूँ देश और दुनिया का और भारतीयों का कि वो बांध अधूरे थे। अगर बांध पूरे होते तो शायद भारत का, मैं कहता हूँ, आधा से ज़्यादा भूभाग नक्शे से, विश्व के नक्शे से खारिज हो चुका होता। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, पानी अपना रास्ता छीनना जानता है। पानी की ताकत है। पानी के रास्ते जहाँ जहाँ है वहाँ पर किसी भी तरीके का कब्जा आप रखेंगे, पानी उस रास्ते को छोड़ता नहीं है। पानी अपना कब्जा लेकर अपनी ज़मीन वापस लेता है। ये बात हमारे देश में इस मौजूदा सरकार को 13 जून 2013 में जो आपने केदारनाथ का जो मसला था, जहाँ हजारों हजार लोगों की जान चली गई थी, ऊपर से ग्लेशियर फटने के बाद जो झील टूटी थी और लाखों की संख्या में जो पर्यटक थे, यात्री थे, वो फंस चुके थे। हमारे देश के लोगों को ये समझ नहीं आई। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि पानी की ताकत इतनी अपार ताकत है। आप समझ लीजिएगा कि अभी जो करीब 30 से 170 ज़्यादा लोग लापता हैं और करीब 30 लोगों के शव मिल चुके हैं और 35 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। जो लोग जिंदा बचे, उन लोगों ने दूसरे लोगों को आवाज़ लगाई, लेकिन पानी ने वक्त नहीं दिया। सारे के सारे लोग इसलिए फंसे हैं। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, ये वैज्ञानिक युग है और आदिकाल में था पानी रोकने के लिए हम पत्थर और मिट्टी लगाएंगे। अब हम पत्थर और मिट्टी की जगह सीमेंट और लोहे का उपयोग करने लग गए, लेकिन ये वैज्ञानिक विधि नहीं है। और आप समझ लीजिएगा, एक बांध जो बन रहा है वहाँ 20 मीटर का गाद भर चुका है, जो एनटीपीसी का बांध बन रहा था। अब आप समझ लीजिएगा, वो पूरा बांध अगर भरा हुआ होता तो हमारे देश की दशा क्या होती। इसलिए मैं आपके माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ कि हमारे को प्रकृति को हरा करके ये जिंदा रहने की जो जिद है, इसका त्याग करना पड़ेगा। एक बड़ी बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, हमारे देश में नेपाल, लद्दाख से लेकर अभी हमारे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तेजस जहाज बनाया जो हवा में तेल भरता है। अगर हमको आसमान में भी तेल की जरूरत पड़ेगी तो हमारे पेट्रोल और डीजल की कमी देश में नहीं है। क्यों? जबकि हमारे देश में डीजल नहीं होता है, पेट्रोल नहीं होता है, ये बाहर से आता है। नेपाल, लद्दाख में आज हमको 1 लाख लीटर चाहे हो पेट्रोल मिल जाएगा। लेकिन आप समझो कि नदियों का देश है भारत, और भारत के नदियों के देश में अगर जून जुलाई में पानी चाहिए तो पानी नहीं मिलता है। नदियों के देश में इस वैज्ञानिक युग में स्थिति ये हो गई कि हरियाणा का मलमूत्र हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, बौद्ध का, जैन का, पशुओं का, कुत्तों का जो आता है बह कर के यमुना में, हम भारत के लोग राजधानी दिल्ली में छान कर पीते हैं। जिसके घर पाइपलाइन से सरकार नहीं भेजती है, उसके घर टैंकर जाते हैं, और जिसके घर टैंकर नहीं जाते हैं वो अपना बर्तन लेकर जाता है, जहाँ पानी होता है उसको लेकर आता है। वो कभी नहीं कहता है इसमें पशुओं का मलमूत्र है, मैं नहीं पीऊँगा। और फिर हम दिल्ली से 19 सीवर के बड़े गंदे नाले यमुना में उड़ेलते हैं और मथुरा में आचमन करते हैं, कुंभ में स्नान करते हैं। कहाँ? इलाहाबाद में। और जो मलमूत्र बच जाता है वो समुद्र में जाता है, और समुद्र से वाष्प बन करके वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ब्राह्मण, दलित, राजपूत, वैश्य सबके सरों पर गिरता है। कोई नहीं कहता कि ये पानी क्यों गिर रहा है। पूरे विश्व में आज पढ़े लिखे आबादी से मैं बात कर रहा हूँ, ब्रह्मांड में जीवन जीने का वही एक जगह है, वो है पृथ्वी, और ये जल चक्र है। पानी या तो बादल में होगा, या बर्फ में होगा, या नदी में होगा, भूजल में होगा, हमारे पाइप में होगा, टैंकर में होगा, या समुद्र में होगा, या हमारे पेट में होगा। ये जल चक्र है। तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, इस वैज्ञानिक युग में हमारे देश में पेट्रोल और डीजल नहीं होता है, लेकिन कोई कमी नहीं है। लेकिन हमारे देश नदियों का देश है। हम क्या करते हैं, बरसात में जब बाढ़ आती है, जिस तरीके से पगार लेता है महीने में व्यक्ति 1 दिन, पूरे 30 दिन खर्च चलाता है, उसी तरीके से प्रकृति भी हमको क्या करती है, साल में 1 बार पानी देते। बरसात के मौसम में, बरसात के मौसम में पानी आता है, और बरसात का मौसम में पानी आता है कैसे आता है? हमारे देश में 4 महीने नदियाँ ओवरफ्लो होती है, और 4 महीने नदी में पानी कम होता है, साधारण रहता है, और अगले 4 महीने जो नदी का जीवन चक्र है, नदियां गंदे नालों में तब्दील होती हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जिस तरीके की वैज्ञानिक विधि हम पेट्रोल और डीजल का भंडारण करने के लिए करते हैं, उसको तो हम नदी में नहीं जाते ठिकाने लगाते ना कि नदी में हम बनाएंगे बांध, वहाँ पेट्रोल डाल देंगे, डीजल डाल देंगे। और एक और बात, जो झील होता है पानी का, उसमें उस झील की क्षमता का
80% पानी वाष्प बनता है और 120% पानी भूजल में समा जाता है। और जो लोग कहते हैं कि ज़मीन में पानी इकट्ठा होता है, ये अवैज्ञानिक बात है। जैसे हमारे आकाश गंगा होती है, ज़मीन पर चलने वाली नदियाँ होती है, ऐसे समुद्र के ज़मीन के नीचे भी उनको बोलते हैं पाताल गंगा, वो सब भी समुद्र में जाकर के जुड़ती है। अगर धरती के नीचे पानी इकट्ठा होता रहता है तो जिस इलाके में विश्व में इंसान नहीं रहते हैं, जहाँ हैंडपंप नहीं, जहाँ ट्यूबवेल नहीं है, वहाँ तो पानी लबालब होना चाहिए, ऊपर तक भरना चाहिए। पानी का अपना एक रेशियो है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, मैं भारत सरकार और राज्य सरकार से अपील करता हूँ कि जिस तरीके से हमारे देश में पेट्रोल और डीजल का भंडारण होता है, उसी तरीके से नदियों में बरसात के मौसम में अतिरिक्त पानी जो बाढ़ के रूप में निकलता है, उस बाढ़ न बने, उस पानी का वैज्ञानिक विधि से हमारे एक दोस्त हैं जिन्होंने 32 साल लगा दिए, उनका नाम है श्याम सुंदर राठी। वैज्ञानिक विधि से जल भंडारण करने की विधि उनकी है और कई बार उन्होंने सरकार से अपील की। मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं कि वैज्ञानिक विधि से जल भंडारण करने से एक तो ये तबाही मचती है, बांध टूटने के बाद जैसे केरल में आपने देखा था कितना दिक्कतें आ गई थी, और सौभाग्य की बात है कि इस बार बांध नहीं था, लेकिन हम लोग प्रकृति को हरा करके और नदियों को बांध करके जो पानी रोकने का परंपरा है इसे बंद करें और वैज्ञानिक विधि से यदि पानी का भंडारण करेंगे तो जिस तरीके से हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल का अकाल नहीं पड़ता है, पानी का अकाल नहीं पड़ेगा। एक शहर का मलमूत्र दूसरे शहर में छान करके हमको नहीं पीना पड़ेगा। ये सद्बुद्धि हमारे देश की सरकारों को आए, ये अपील मैं आपसे करता हूँ। आप इस पर भी अभियान चलाएं। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।